हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो फिजिक्स के तीसरा का चैप्टर लाए हुआ है, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या है ये अब हम लोग जान लेते हैं, इसकी क्या घटना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है मुख्यतः ये पहला जो है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे जो है टिमटिमाता दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट का बढ़ घट जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिए, जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे अस्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए मेरा आँख जो है जितना दूरी तक साफ साफ देख लेता है तो उसी को हम लोग अस्पष्ट दर्शन कहेंगे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, अस्पष्ट जो है दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु साफ साफ देख सकता है उसे जो है अस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टिपरास किसे कहते हैं। तो नेत्र के दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। मान लीजिए कितना नज़दीक तक देख सकते हैं, कितना दूर तक देख सकते हैं, इसके बीच की दूरी जो है दृष्टिपरास कहलाता है, ठीक। मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर वस्तु को साफ साफ देख सकता है उस को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आप देखते होंगे कोई हमारे सामने बुजुर्ग लोग हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो आँखों के जो है ना सिलियरी पेशिया को वो बढ़ा के या घटा के वो साफ साफ देख लेते हैं, माने उसको आँखों पे जो है प्रेशर डाल के उसको देख लेते हैं, इसी को समंजन क्षमता बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए किसी कारण से दोस्तों निकट के या दूर की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पे नहीं बनता है, ठीक है ना, तो हम इसको कहेंगे दृष्टि दोष। ये मेनली जो है दोस्तों ना 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि इससे आगे भी हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ये तीनों देखने के लिए मिलता है। पहला जो है निकट दृष्टि दोष, दूसरा का है दूर दृष्टि दोष, तीसरा का है जरा दृष्टि दोष। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके कारण और निवारण भी क्या है ये देख लेते हैं। जो दूर स्थित जो है दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दूर को नहीं देखा तो निकट कह देंगे, ठीक है। इसके होने का कारण है दोस्तों नेत्र लेंस की मोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक की लंबाई गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दोस्तों थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसका दोस्तों निवारण क्या है समझ लीजिए। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस वाले चश्मा लगाया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण लिखें। तो देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट को नहीं देखे, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसकी कारण है होने का कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना
नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, ये इसका होने का कारण है। इसका निवारण करने के लिए, इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मा का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष दोस्तों जो है, जो नेत्र निकट तथा दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे नेत्र जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दोष जो है सामान्य से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? तो बुढ़ापे में मानव नेत्र में दूधिया रंग की छाली पड़ जाता है आँखों में, ठीक है ना, जिसके कारण जो है निकट या दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश एक अंश विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि जब सूर्य के प्रकाश जो है किसी कण पर पड़ रहा है तो कुछ कण जो है अंदर अवशोषित हो जा रहा है, कुछ चारों ओर फैल रहा है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए, जब सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है ना तो 7 रंगों में बट जाता है, ठीक है, 7 रंगों में, तो इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा है कि सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण पट्टी। जो तो सफ़ेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद प्राप्त 7 रंगों की रंगीन पट्टी जो होती है, जैसे मान लीजिए प्रिज्म से गुजरा ना प्रकाश तो 7 रंगों में बट गया, तो वो एक रंगीन पट्टी दिखाई हमको देगा, तो उसी को वर्ण पट्टी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, जो कि यहाँ देखिए वे रंग ये होंगे, बैगनी होंगे, जामुनी होंगे, नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा, नारंगी होगा तथा लाल होगा, जिसको बैजाना है पीलाना करके फार्मूला के माध्यम से बताया गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा कुछ पॉइंटें हैं। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सफ़ेद प्रकाश के वर्ण में निक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष। देखिए दोस्तों, जब ये समझ लीजिए, आपको लिखना होगा तो वो लिखिएगा, चाहे जो हम समझा रहे हैं वो लिखिएगा। जब सूर्य के प्रकाश जो है बारिश के बूंदों में प्रवेश करता है, ठीक है ना, जब सूर्य के प्रकाश बारिश के बूंदों में प्रवेश करता है तो वो जो है ना प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगता है। मतलब क्या होता है ना कि जब बारिश के बूंद में प्रकाश प्रवेश किया तो प्रिज्म जैसा व्यवहार करने का मतलब है कि उससे जो निकला प्रकाश तो उस 7 रंगों में इंद्रधनुष किसे कहते हैं। देखिए, जब बारिश की बूंदों में सूर्य के प्रकाश प्रवेश करता है तो 7 रंगों में है बट जाता है, जिसे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। यहाँ असंख्य वर्षा की बूंद प्रिज्म सा व्यवहार करता है और सूर्य के प्रकाश सफ़ेद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जब बारिश होता है तो उसमें जो है बारिश के बूंदों में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो वो प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है, ठीक है। वो 7 रंगों में बट जाती है उससे गुजरने वाला प्रकाश और एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, वही रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कोलाइड क्या होता है। तो देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण निलंबन को जो है निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड एक जो है दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे कण वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं। धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें राख के कण हवा में निलंबित रहते हैं। कुहासा भी कोलाइड का एक उदाहरण है जिसमें छोटे छोटे जल की बूंदें वायु में निलंबित रहता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कण में प्रकाश की प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य का रंग। तो देखिए, दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलते रहता है। दोपहर को
जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल में होने वाला तय की गई दूरी न्यूनतम होती है। अतः सूर्य का जो है कम कणों से होकर गुजरता है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि दोपहर के समय जो है सूर्य अपने वास्तविक रंग से सफ़ेद दिखाई देता है। अगला जो पॉइंट है इसका दोस्तों कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी करनी पड़ती है और इससे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। मुख्यतः नीले रंग को प्रकीर्णन कर देती है, अतः जो है बचा हुआ प्रकाश हमारे आँखों तक आता है, अतः यह लाल दिखाई देता है। यही कारण है कि सूरज उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है।